नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और हम कवर कर रहे हैं मौलिक अधिकार को। जो पहला पार्ट था उसमें हमने मौलिक अधिकार के 12 से अनुच्छेद 21 तक को कवर किया था और अब हम करेंगे 22 से लेकर 35 तक। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको हर पॉइंट को क्रिस्टल एंड क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या कहता है कि अनुच्छेद 22 पहला पॉइंट क्या कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध के समय सुरक्षा। कहने का सिंपल मतलब यही है कि अब यदि गिरफ्तारी उसको किया गया है और उसको निरोध किया गया है, उसको अवरुद्ध किया गया है उसको, तो उस समय उसको क्या करना है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाएगा। मान के चलिए कि अगर पुलिस आती है आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप पूछते हैं तो आपको नहीं बताएगी, आपको उसको बताना होगा हम किस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, फिर है वकील से मिलने का अधिकार होगा। आप जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं उसे आप वकील से मिलने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो वकील से मिल सकता है। ठीक है, फिर क्या कहता है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास सुपुर्द करना होगा, आपको लेके जाना होगा, प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद जैसा आदेश होगा न्यायालय का, मजिस्ट्रेट का, तो या तो वो पुलिस हिरासत में रहेगा या फिर वो न्यायिक हिरासत में रहेगा। पुलिस हिरासत का मतलब है रिमांड पर लेना, पुलिस अपने पास रखता है पूछताछ के लिए, और न्यायिक हिरासत का मतलब होता है कारागार में बंद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट निवारक निरोध, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या होता है, आपको अपराध होने से पहले सुरक्षा के उद्देश्य से व्यक्ति को हिरासत में लेना। मान के चलिए आपको पता चल गया कि कोई व्यक्ति है किसी का मर्डर करने जा रहा है, किसी हत्या करने जा रहा है, तो अभी वो हत्या नहीं किया है, लेकिन आपको यदि पता चल गया कि मार सकता है या मारने जा रहा है, और सूचना गुप्त भी हो सकती है, आपके प्रत्यक्ष भी हो सकता है कि हो सकता है जाएगा तो उसको मार देगा। तो उस परिस्थिति में क्या करता है कि अपराध से पहले क्या करता है, उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले सकता है। कौन अधिकार देता है, निवारक निरोध। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। कम से कम मान के चलिए कि जो व्यक्ति मतलब जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों और खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जाएगा। इसमें जो एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, आप उनसे कारखानों में और खतरनाक उद्योग में भाग या उससे आप कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। कहां तक है, 25 से 28 तक। याद कीजिएगा, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है, 25 से 28 तक। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, ठीक है, पालन करने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 कहता है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर। पालन का मतलब है कि जैसे कहना हम उस धर्म को मान लिए, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं ना, कि हमने इस धर्म को माना है, आप भी प्रचार कीजिए, आप हममें शामिल हो जाइए, आपको मन को शांति मिलेगा, आत्मा को शांति, बहुत तरह की बात है, प्रचार करता है आदमी। तो ये कौन है, अनुच्छेद 25। इसके बाद है आपको अनुच्छेद 26। इसमें है कि धार्मिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार। इसमें है कि आप कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा आपको संस्था है, जैसे गायत्री परिवार हो गया, आपको सरदार जी महाराज का हो गया, आपको है ना, एगो इसमें बहुत प्रसिद्ध चल रहे हैं, कौन से बागेश्वर धाम चल रहे हैं, कौन वीरेंद्र शास्त्री हैं, तो अपन बना के चला रहा है, इसमें स्वतंत्रता है। तो किसके तहत है, अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म के प्रचार हेतु कर देने से स्वतंत्रता। कर मतलब टैक्स, टैक्स होता है ना। क्या कहता है कि सरकार किसी नागरिक को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कहने का मतलब सरकार ऐसा नहीं है कि कोई धर्म विशेष को हमको प्रचार करना है और सरकार आपसे जबरन टैक्स वसूले या मनाही है। जबकि आप याद कीजिएगा उस समय मतलब
जब मुगल काल चलता था तो उस समय क्या था, जजिया का कर था, जकात करता था ना, धार्मिक कर, बहुत तरह के कर थे। तो उसी तरह का कर से क्या किया गया है इसमें, अनुच्छेद 27 में क्या किया गया है, मुक्त किया गया है। ठीक है, फिर क्या कहता है, इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इसमें क्या है कि सामान्य सरकारी कर देना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। जैसे कोई भी, जैसे टैक्स आपका जीएसटी हो गया, देख रहे हैं जीएसटी हो गया ना, हर दर अलग अलग है, तो आपको जो नॉर्मल जो टैक्स देने का जो है नागरिकों का कर्तव्य है, लेकिन उस कर का जो है, उस कर का उपयोग किसी धर्म, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस कर का उपयोग किसी एक धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि हम सबसे टैक्स वसूल लिए या किसी एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, अनुच्छेद 28, ये कहता है धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। तो ये आपको 3 कंडीशन पर कार्य करता है। कौन कौन, पूर्ण सरकारी विद्यालय के लिए अलग होता है, जैसे पूर्ण सरकारी जो विद्यालय है उसमें स्पष्ट कह रहा है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जो होता है। और दूसरा कह रहा है कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, जो सरकारी सहायता, जिसे मान के चलिए कि कुछ सहायता प्राप्त उसको किया गया, पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है, उसमें क्या है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि कोई ऐसा स्कूल है, कोई ऐसा कॉलेज है, क्या ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसको कुछ पैसा सहायता दिया जा रहा है, वहाँ वो चला सकता है, धार्मिक जो शिक्षा दे सकता है, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले किसी छात्र के साथ या किसी छात्र समूह के साथ वह जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना है, तुम्हें धार्मिक शिक्षा लेनी है। इसे क्या करता है, इसको मना करता है। लेकिन जो तीसरा है, कहता है कि धार्मिक ट्रस्ट द्वारा स्थापित जो विद्यालय है उससे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे वैसा ट्रस्ट जो विद्यालय है जो धार्मिक ट्रस्ट से बना है, ठीक है, जैसे गायत्री परिवार हो गया, सरदार जी महाराज हो गया, आप वो क्यों कौन सा बता रहे थे अभी, धार्मिक जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बागेश्वर धाम हो गया। तो ये सब यदि आप अपना कोई संस्था विद्यालय चलाता है तो अपना धार्मिक शिक्षा दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता, सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं क्या है, ठीक है, विशेषताएं क्या है भाई विशेषताएं। तो भारत का कोई राज धर्म नहीं है, मैंने जैसा अभी कुछ देर पहले बताया था कि भारत कोई राज धर्म नहीं है, या क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। अब धर्मनिरपेक्ष तो क्या क्या चीज है इसमें, तो सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा, समान मतलब बराबर, सभी जो भी धर्म है उसको बराबर मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी धर्म विशेष को पूरा प्रतिष्ठा दे रहा है, किसी को लात मार रहा है, लात मतलब खैर मार देना, ऐसा कुछ बात नहीं है, सबको बराबर है। अब है राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। अब कहने का मतलब है कि मान के चलिए बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, बहुत सारे धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य जो है यानी राष्ट्र है, देश जो है चाहे सरकार जो है वो किसी एक धर्म का पक्ष लेगा। ठीक है, फिर है सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, मतलब कोई भी नागरिक है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी का अनुसरण कर सकता है, किसी का प्रचार प्रसार कर सकता है, इसमें राज्य आपको टोकेगा नहीं, यानी कि राष्ट्र जो देश है टोकेगा नहीं, सरकार आपको टोकेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब है अनुच्छेद 29, क्या कहता है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति आपका है, कल्चर है, एजुकेशन संबंधी अधिकार है, क्या कहता है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है क्या कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की रक्षा करना। जैसे जानते हैं कि जो भारत है विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या कहता है कि उसकी भाषा, संस्कृति और धार्मिक विविधता की क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 29 में फिर क्या कहता है, अधिकार क्या है इसमें, अधिकार कहता है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी व्यक्ति का कोई भाषा है, किसी राज्य का कोई भाषा है, या किसी क्षेत्र विशेष का कोई भाषा है, कोई लिपि है जो हमने देवनागरी लिपि है,
डायरेक्टली हिंदी भाषा आपका हो गया, इस तरह संस्कृति है, तो उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है कि हम सुरक्षित उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब है कि केवल धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर हम सरकारी सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, कोई भी स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उसमें धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर उससे वंचित आप किसी को नहीं कर सकते। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको सुसंगत धाराओं के तहत क्या होगा, सजा होगा जो दोषी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट आपको क्या है, अनुच्छेद 30। अब इसमें क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि किसी देश में, किसी राष्ट्र में एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष, बात ध्यान सुनिएगा, आमतौर पर धर्म विशेष पर ही होता है कि कौन जो है किस तरह का है। तो अल्पसंख्यक बहुत तरह से हो सकता है। जिसे कहने का मतलब सिंपल होता है कि किसी जाति का है तो कम संख्या में, लेकिन आप इसको धर्म के आधार पर जोड़िए। ठीक है। तो मान के चलिए किसी धर्म के जो व्यक्ति है उसकी संख्या कम हो, जैसे जैन हो गए, बहुत कम संख्या में है ना। सिख आपको है, यदि आप हिंदू धर्म की तुलना किया जाए तो बहुत कम है, जैन है, बौद्ध है। तो कहने का मतलब इसमें है कि अल्पसंख्यकों का अपना जो शैक्षिक अधिकार है उसके संबंध में बताया है इसमें 30 में। क्या कहता है, किस अधिकार है, तो धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों से। मैंने बोला था कि धार्मिक और भाषाई, जैसे सिंपल चीज है कि जो धर्म है और भाषा है उसके आधार पर इसको क्या दिया है, संरक्षण देता है, अधिकार देता है। यहाँ पर अधिकार क्या है, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करना, यानी कि अपने पसंद क्या कर सकता है, वो जो कोई भी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी वह स्थापना कर सकता है, और उनका प्रशासन स्वयं करना, यानी उसका प्रशासन स्वयं करना। ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक और भाषाई आधार पर संख्यक है, हम उस शिक्षण संस्थान का गठन कर दिए, लेकिन जब चलाने की बारी आई तो दूसरे कोई चला रहा है, दूसरा चला रहा है उसको, तो ऐसा बात नहीं है। जो किया है वो इसको संचालन करेगा। अब एक इसी चीज है कि आप जानते हो जो 44वां संशोधन हुआ था संविधान का, 44वां संशोधन, उसको कहते हैं मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है। उसमें लघु संविधान, उसमें बहुत सारा संशोधन हुआ था। उसमें भी जो 78 में हुआ था उसमें भी इस चीज को जो है संरक्षित किया गया है, यानी इतना कुछ संशोधन होने के बाद भी यह चीज जस का तस है। कौन, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31। क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिस तरह से हमें जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसी तरह से क्या है, वह 44वां संविधान संशोधन से पहले क्या था, वो मौलिक अधिकार में था। लेकिन सवाल है कि जब मौलिक अधिकार होगा तो मौलिक अधिकार रक्षा करने कौन जाता है, कहाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो प्रशासनिक जो पेचीदगी थी उसको दूर करने के लिए, मान के चलिए किसी जमीन का अधिग्रहण करना है, किसका संपत्ति है, तो अब मौलिक अधिकार में है तो केस ना करेगा जी, केस कर देगा। उस परिस्थिति में क्या हुआ कि वह जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इसको हटा दिया गया, और हटा क्या कर दिया गया, इसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया, लीगल अधिकार यानी कि वैधानिक अधिकार। और कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में। कहाँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है। पहले किसमें था, अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, किसमें था, 31 में था, लेकिन फिर इसको कहाँ कर दिया गया, 300 के ए में। ठीक है, 300 के ए में। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा में हृदय कहा था। किसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आगे पता चल जाएगा कि क्यों कहा गया है। तो कह रहा है कि यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार छीना जाता है तो सीधे कहा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जैसा कि मान के चलिए हमारे साथ भी अपराध होता है, हमारे साथ भी बहुत सलूकी होता है, तो क्या करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संवैधानिक उपचार का अधिकार में क्या आपको है कि सीधे आपको कहीं लोअर कोर्ट में नहीं जा, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यह कौन है, अनुच्छेद 32 में अधिकार देता है। अब देखते हैं क्या है, तो 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं।
जो हमारी न्यायालय है क्या करता है, 5 तरह का रिट जारी करता है। कौन है भाई? तो पहला है आपके बंधित प्रत्यक्षीकरण। तो बंधित प्रत्यक्षीकरण में क्या है इसमें कि आपको अवैध रूप से बंद व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश। जैसे मान के चलिए आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए हैं, तो आपको उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा, और वो भी समझ लीजिए कि 24 घंटे के भीतर, 25 घंटे 24 घंटा अगर 1 मिनट हुआ ना तो बुखार छोड़ देगा कोर्ट आपको, समझ गए? तो इस तरह से इसका बंधित प्रत्यक्षीकरण के संबंध में आपको क्या संरक्षण दिया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। फिर क्या कहता है आपको, परमादेश। परमादेश क्या है? इसमें सरकारी अधिकारी को अपना वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश। मान के चलिए कोई सरकारी अधिकारी है, ठीक है, वह जिस पद पर बैठा है वो अपने जो कार्य को है वो अच्छा से नहीं कर रहा है, बराबर, तो वह जिस कार्य को करने के लिए बाध्य है, ठीक है, वो उस कार्य को करने से इनकार कर दिया हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, परमादेश है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को जाति आय निवास बनाने का अधिकार है, ठीक है, इश्यू करता है, जाति प्रमाण पत्र बनाता है, निवास प्रमाण पत्र बनाता है, और वो इश्यू नहीं कर रहा है, तो इसमें कोर्ट क्या कर सकती है, परमादेश जारी कर सकती है, ठीक है। अब आता है प्रतिषेध, यानी कि निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश। जैसे निचली आदेश जैसे मान हाई कोर्ट हो गया, और आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और भी लोअर है जैसे सब कोर्ट होते हैं, छोटे छोटे कोर्ट होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो पावर है कि जो क्या करता है, जो ऊपरी अदालत है, निचली अदालत जो कार्रवाई हो रही है उसमें सुनवाई जो हो रहा है उसको रोक लगा सकता है, या कुछ सुझाव दे सकता है, ठीक है, कि तुम इस तरह से काम करो, तो मोटा मोटी उसको रोके लगा देता है, समझ गए। अब आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है निचली अदालत का आदेश रद्द करना। जैसे मान के चलिए कोई आदेश है, आपको फांसी की सजा दिया, वो फांसी की सजा को रद्द कर दिया कि नहीं फांसी नहीं मिलेगा, उसका जीवन बदल दिया, क्या ये उत्प्रेषण। और एक आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या, अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा होता है क्यू और अंटो, किस अधिकार से कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है, मतलब किस अधिकार से कोई व्यक्ति जो है वह सार्वजनिक पद पर बैठा है, इसके सामने ये अधिकार पूछा जा सकता है, क्या है, तो आपका क्या अधिकार है। तो इसमें क्या है कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को के विरुद्ध किसको क्या कर सकते, जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज होता है, पहला क्या है, लोक हितवाद, और दूसरा क्या है, न्यायिक सक्रियता। किसमें होता है, अधिकार परीक्षा में, यानी किस अधिकार से कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है इसकी जांच की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है, अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के संबंध में क्या है भाई। तो संसद, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों पर आवश्यक सीमा लगा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें 8 घंटे ड्यूटी करने का अधिकार है, प्राइवेट हो सरकारी हो जो भी हो, लेकिन देखते हैं पुलिस होता है, सेना 24 घंटा ड्यूटी करता है। यही अनुच्छेद 33 ही क्या करता है, उसके अधिकारों को क्या कर देता है, बाउंड कर देता है, उसको प्रतिबंधित कर देता है, उसको सीमा कर देता है कि नहीं आप इतना ही आपको मौलिक अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं वो जिन्हें अधिकार छीन लेगा, लेकिन एक जो आम नागरिक को जो प्राप्त है वह सेना, आर्मी, पुलिस और सैनिक बलों को यह जो है मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उसमें सीमा कर देता है, बाउंड कर देता है कि आपको इतना ही चीज मिलेगा। नहीं तो 24 घंटा ड्यूटी करता है जी, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है, दायर कर देता है याचिका, या और सब ड्यूटी नहीं कर रहा है, 8 घंटा ड्यूटी करता है, हमने कहा है 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, तो संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। और कहीं ना कहीं बात जायज है, मान के चलिए सेना के 8 घंटा ड्यूटी अधिक नहीं करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा। पुलिस कहे कि हम 8 घंटा ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, तो भारत की आंतरिक व्यवस्था कौन देखेगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा लग रहा है कि उसको बाउंडेशन किया गया है, लेकिन ये जो भी किया गया है, जो सीमा तय किया गया है, वो हमारे राष्ट्रीय हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए है, हमारी रक्षा के लिए किया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाए तो वहाँ संसद वहाँ कुछ मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। इसमें मार्शल लॉ का मतलब होता क्या है, मेरे होता है ना कि कहीं हम मार्शल लॉ लागू कर दें, ठीक है, जैसे सैन्य अधिनियम के तहत उसका होता है, ठीक है ना, कैसे मार्शल लॉ लगता है। तो इसमें किसी क्षेत्र के लिए
मार्शल लॉ लागू हो जाए तो संसद वहाँ कुछ मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है संसद, ठीक है। यह किसको पावर है? संसद को। 35 क्या कह रहा है कि संसद किसी विशेष शक्ति, संसद की विशेष शक्ति क्या है कि कुछ विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। जैसे संसद है ना, तो कुछ विषय पर ही सिर्फ कानून बना सकता है। जैसे मान लीजिए विदेश से जो नीति है उसके संबंध में कोई कानून बनाना है, तो ऐसा थोड़ा है कि हमारा बॉर्डर लगता है, जैसे मान के चलिए बिहार का बॉर्डर लग रहा है नेपाल के साथ, नेपाल के लिए मेरा विधानमंडल नियम बना देगा? नहीं, यह सिर्फ संसद बना सकता है, ठीक है। अब आता है कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला तथ्य है, फैक्ट है, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसमें आता है कि 627 क्या है? तो धार्मिक प्रचार हेतु कर नहीं, यानी सरकार क्या है, धार्मिक प्रचार के लिए टैक्स नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 28 क्या है? सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं, जो भी सरकारी विद्यालय है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 29 क्या होता है? भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा, ठीक है। किसी की भाषा है, उसकी जो लिपि स्क्रिप्ट है और संस्कृति, उसको क्या करते हैं, उसको हम रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यानी जो भी अल्पसंख्यक है, यानी भाषाई और धार्मिक आधार पर जो भी अल्पसंख्यक है उन्हें शिक्षण संस्थान स्थापित करने का क्या है? अधिकार है। फिर का अनुच्छेद 31 अब मौलिक अधिकार नहीं है, जिसे कि मैंने बताया था, किस में कर दिया गया? 300 के ए में कर दिया गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया है? विधि का मतलब लीगल हो गया है, लीगल कानून हो गया, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 32 यानी कि संविधान की आत्मा एवं हृदय, ठीक है। तो इस तरह से जो मौलिक अधिकार चैप्टर था 2 भागों में पूरी तरह समाप्त हो गया है। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कराना भूलें। और यदि कोई सलाह हो, कोई शिकायत हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे सलाह दें, ठीक है। आपका सलाह, आपका परामर्श मेरे लिए सराहनीय रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।